हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, जैसा आप देख पा रहे हैं ST48A यानी जनरल अवेयरनेस, जो बैंक की ST होती है आपकी ब्रांच में, ऑफलाइन ST है ना। वीकली आपकी जो ST होती है उसका डिस्कशन एवरी मंडे होता है, जैसा आप सभी को पता है। तो बिल्कुल मंडे हो चुका है और 11 AM हो चुका है यानी, तो बिल्कुल फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, क्योंकि 48 का जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन हम लेकर आपके लिए आ चुके हैं। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे, वन बाय वन हम क्वेश्चन देखते जाएंगे। क्या डिस्कशन है, क्या क्वेश्चन है, किस तरह से कनेक्ट होगा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उससे रिलेटेड पॉइंट और फैक्ट्स भी देखते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। तो डियर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी ब्रांच में अगर आप ST दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऑफलाइन ST आप नहीं दे रहे हैं भाई, तो देना शुरू करें फटाफट से। बहुत सारी चीजें ST ही आपके सिलेक्शन की है। अगर कोई पूछा जाए कि भाई सक्सेस की क्या है, सिलेक्शन की क्या है, तो सिलेक्शन का जो राज है वो है स्पीड टेस्ट। जब आप स्पीड टेस्ट देते हैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम, अपनी वीकनेस पता चलती है, और आप उस वीकनेस पर काम करते हैं तो आप इंप्रूव करते जाते हैं, और वन बाय वन आप बहुत अच्छी तरीके से क्या कर पाते हैं, चीजों को इंप्रूव कर पाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ST देना, और फिर उसका एनालिसिस करना इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनालिसिस करना ST का उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो फटाफट कनेक्ट हो जाओ, लिंक को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ। आपने जो ST में आंसर किए हैं वो आंसर बताते जाइए कमेंट बॉक्स में, और फिर देखिए राइट आंसर क्या है, चेक करिए आंसर राइट आपका सही हुआ है क्वेश्चन या रॉन्ग हुआ है ना। सही हुआ है या रॉन्ग हुआ है, ये चीज चेक करिए, और इसके साथ ही आप क्या करेंगे, इसको चेक करने के साथ ही और क्या करेंगे, और ये करेंगे कि देखिए क्या इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट अगर कोई बन रहा है तो मैं डिस्कस करूंगा, उसको भी नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 76 नंबर क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक रहता है डियर जनरल अवेयरनेस का पार्ट। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है भाई। हु हैज बीन, तो 76 क्वेश्चन है हमारा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्पेशल एजेंट इन चार्ज ऑफ द साल्ट लेक सिटी फील्ड ऑफिस बाय FBI डायरेक्टर। भाई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, FBI निदेशक द्वारा साल्ट लेक सिटी फील्ड कार्यालय के प्रभारी नए विशेष एजेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी ये क्वेश्चन जो आ रहा है डियर, ये आपका अपॉइंटमेंट से निकल कर आ रहा है ना। किससे निकल कर आ रहा है, अपॉइंटमेंट से निकल कर आ रहा है। तो डायरेक्टली आपको अपॉइंटमेंट यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि भाई किसे अपॉइंट किया गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है। तो बताएं क्या आंसर किया था आपने। ऑप्शन है आपके क्रिस्टोफर रे, सोहिनी सिन्हा, या फिर सुमित अरोरा, या फिर चार्ल्स जोसेफ बोनापार्टे बोनापार्टे, या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, क्या आंसर आपने किया था अपनी ST में, क्या आंसर किया था पहले तो वो बताइए, फिर हम देखेंगे राइट आंसर क्या है और एक्सप्लेनेशन क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से बताइए। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है सोहिनी सिन्हा। ऑप्शन सेकंड आपका डियर राइट हो जाएगा, सोहिनी सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, तो यहां पर कोई ऐसा फैक्ट नहीं बन रहा, डायरेक्टली आपको नाम ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो सोहिनी सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। तो जिन लोगों का राइट हुआ है बहुत अच्छे, और जिनका नहीं हुआ है तो वो ध्यान रखिए, अब आगे से आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। चलिए एक्सप्लेनेशन में देखें डियर, तो भारतीय अमेरिकी सोहिनी सिन्हा है, बिल्कुल इंडियन अमेरिकन है को FBI के निदेशक क्रिस्टोफर रे द्वारा साल्ट लेक सिटी फील्ड कार्यालय के नए विशेष प्रभारी एजेंट के रूप में चुना गया है। तो आपको ध्यान रखना है, साल्ट लेक सिटी फील्ड ऑफिसर बाय FBI डायरेक्टर, न्यू स्पेशल एजेंट इन चार्ज। ठीक है, न्यू स्पेशल एजेंट इन चार्ज, स्पेशल एजेंट इन चार्ज। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सोहिनी सिन्हा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, केरल की शुभ यात्रा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ केरला शुभ यात्रा स्कीम। केरल की शुभ यात्रा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पॉजिटिव माइग्रेशन फैसिलिटेशन, बूस्टिंग टूरिज्म, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रिटर्न इमिग्रेंट्स। ऑप्शन 4 है आपका एजुकेशन सपोर्ट, ऑप्शन 5 है आपका नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो फटाफट बताइए क्या आंसर है भाई, प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये हमें बहुत अच्छे से उस न्यूज से, उस स्कीम से रूबरू कराते हैं, है ना। तो फटाफट बताएं आपने क्या आंसर किया था। केरल की शुभ यात्रा योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, फटाफट आंसर करें। क्या आंसर किया था आपने ST में वो बताएं, और फिर इसके साथ ही हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। ठीक है, चलो ST48A का डिस्कशन बिल्कुल क्लियर शुरू हो चुका है। बिल्कुल लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके और इसका बिल्कुल लाभ उठा सके। ये जो डिस्कशन आपका होता है इसका लाभ बिल्कुल उठा सके। ठीक है, चलो बिल्कुल सेशन लाइक भी करते चलना, अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करते चलना। डिस्कशन एवरी मंडे होता है, जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए एवरी मंडे कनेक्ट हो जाएगा 11 AM। ठीक है, चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर ये निकल कर आ रहा है पॉजिटिव माइग्रेशन फैसिलिटेशन।
पॉजिटिव माइग्रेशन फैसिलिटेशन, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव माइग्रेशन फैसिलिटेशन। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या चीजें निकल कर आ रही हैं। भाई शुभ यात्रा स्कीम है, योजना का उद्देश्य केरल से पहली बार आने वाली विदेशी प्रवासियों के लिए, भाई विदेशी जो प्रवासी आते हैं, है ना, विदेशी प्रवासियों के लिए सकारात्मक प्रवासन का समर्थन करना, सुविधा प्रदान करना है। शुभ यात्रा केरल से पहली बार आने वाले प्रवासियों के लिए प्रारंभिक प्रवासन खर्चों को कवर करने के लिए विदेशी रोजगार कौशल पर सॉफ्ट लोन प्रदान करती है, ठीक है, पॉजिटिव माइग्रेशन फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा, यानी विदेशी रोजगार कौशल, विदेशी रोजगार कौशल, फॉरेन एम्प्लॉयबिलिटी स्किलिंग, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव माइग्रेशन फैसिलिटेशन से रिलेटेड है शुभ यात्रा योजना, ठीक है, शुभ यात्रा योजना, इसी वजह से इसका नाम भी रखा गया है, ठीक है। तो चलिए फटाफट बिल्कुल सेशन लाइक करते चलिएगा अगर पसंद कर रहे हैं आप, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है, और फोकस करिए क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोबिल लुब्रिकेंट्स इन इंडिया। भारत में मोबिल लुब्रिकेंट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अब ये भी टू द पॉइंट क्वेश्चन है भाई, भारत में मोबिल लुब्रिकेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान या फिर ऋतिक रोशन या फिर नॉन ऑफ दीस, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, है ना, जब आपने एसटी दी थी तो आपने क्या आंसर किया था? तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर आपका ऋतिक रोशन, ठीक है, ऋतिक रोशन है, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, ऋतिक रोशन है। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या पॉइंट बोले गए। भाई विपिन राणा सीईओ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, एक्सॉन मोबिल लुब्रिकेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना, ये नाम आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक्सॉन मोबिल लुब्रिकेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसके जो सीईओ हैं वो हैं विपिन राणा। अब देखो डायरेक्टली इनका सीईओ भी पूछे जा सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विपिन राणा। तो एक्सप्लेनेशन से हमें एडिशनल पार्ट भी पता चलते हैं डियर। विपिन राणा सीईओ एक्सॉन मोबिल लुब्रिकेंट्स प्राइवेट लिमिटेड सेड वी आर एक्साइटेड टू पार्टनर विद ऋतिक रोशन फॉर आवर मोबिल लुब्रिकेंट्स इन इंडिया, है ना। तो लुब्रिकेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ विपिन राणा ने कहा हम भारत के अपने मोबाइल लुब्रिकेंट्स के लिए ऋतिक रोशन को साझेदारी करके उत्साहित है। हमारा मानना है कि उनका व्यक्तित्व व्यापारिक साझेदारों और उपभोक्ताओं को अच्छी तरह से प्रभावित करेगा, जो आश्वस्त महसूस करेंगे कि मोबाइल भारत की स्नेहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या प्रदान कर सकता है। तो बिल्कुल डायरेक्टली आपको ब्रांड एम्बेसडर यार ध्यान रखते हैं, ऋतिक रोशन जी हैं, मोबाइल लुब्रिकेंट्स, है ना। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, ब्रांड एम्बेसडर हो, अपॉइंटमेंट हो, टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं। अगर हमें पता है, फैक्ट बेस्ड होते हैं, अगर हमें पता है तो बिल्कुल हम आंसर कर लेंगे, लेकिन अगर हमने नहीं सुना है तो फिर हम थोड़ा सा टफ होता है ना, हम तुक्का लगाते हैं और वहां पर क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन्स इन वनडे इंटरनेशनल आफ्टर विराट कोहली। विराट कोहली के बाद एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ओडीआई में 10,000 रन बनाने वाला दूसरा सबसे तेज खिलाड़ी कौन बना है विराट कोहली के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, कुमार संगकारा या फिर एबी डिविलियर्स या फिर नॉन ऑफ दीस। फटाफट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, फटाफट से बिल्कुल देखने को मिला था आपने क्या आंसर किया था। राइट आंसर यहाँ पर देखो रोहित शर्मा निकल कर आ रहा है, बिल्कुल आप सभी जानते हैं रोहित शर्मा हो जाएंगे, है ना। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रोहित शर्मा अचीव्ड अ स्पेशल लैंडमार्क इन हिज 50th ओडीआई अगेंस्ट श्रीलंका। 50th ओडीआई में ये इन्होंने जो माइलस्टोन है इसको प्राप्त किया, है ना। ओडीआई अगेंस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट हो रहा था। इंडियन कैप्टन है, इंडियन कैप्टन became the only 6th Indian to complete 10,000 run। 6 इंडियन है डियर रोहित शर्मा, छठे नंबर के, completed the 10,000 run milestone in his 24 फर्स्ट ओडीआई इनिंग्स। रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ अपने 50वें वनडे मैच में एक खास उपलब्धि हासिल की है। भारत के कप्तान वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले केवल 6वें भारतीय बने हैं। रोहित शर्मा ने अपनी 241वीं वनडे पारी में 10,000 रन जो एक मील का पत्थर है उसको क्या किया है, अचीव किया, ठीक है। तो बिल्कुल डायरेक्टली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। तो बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम विश्वकर्मा स्कीम। भाई पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बिल्कुल डिटेल में रही थी, हमने आपके साथ डिस्कस की थी। और डियर अगर आप सभी बिल्कुल जो भी सेशन देख रहे हैं, अगर आप ये एसटी डिस्कशन देख रहे हैं तो मॉर्निंग अगर आप करंट अफेयर सेशन में आते हैं भाई, है ना, आना शुरू करेंगे, अभी अगर नहीं आते हैं तो आना शुरू करेंगे तो आप एसटी में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए अगर आप कोई ना कोई सोर्स फॉलो कर रहे हैं, डेली आप 10 to 15 न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप अपने साथ न्याय कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भाई होने वाला चीज़ें बहुत ही टफ होंगी, क्योंकि आप जब करंट अफेयर को देख ही नहीं रहे हो, डिस्कस ही नहीं कर रहे हो, कहीं से नोट ही नहीं कर रहे हो, नोट्स ही नहीं बना रहे हो, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा। तो इस वजह से अगर आप सेशन में आ रहे हैं, है ना, मॉर्निंग सेशन आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू करें। मॉर्निंग 7 AM लाइव कनेक्ट हो मेरे साथ, महेंद्रास के साथ, मॉर्निंग 7 AM क्लास होती है,
है ना, आपको लिंक उसके मिल जाएंगे महिंद्रास के टेलीग्राम चैनल्स पर एंड अदर चैनल्स पर, ठीक है। तो फटाफट से आप कनेक्ट हो जाया करें, सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, उसमें कनेक्ट किया करें और आप कनेक्ट करना शुरू करेंगे अप्रॉक्स जैसे जैसे टाइम, क्योंकि 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस यहाँ पर बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, 6 to 7 मंथ, तो फिर आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलने शुरू होंगे और आपका करंट अफेयर इंप्रूव होगा, जनरल अवेयरनेस में भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है डियर, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप डेली का डेली इसको अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, है ना, तो फिर आप अच्छा कर पाते हैं। जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुई थी, तो बताइए भाई मुख्य उद्देश्य क्या है, आपने क्या आंसर किया था, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर टू ट्रेडिशनल आर्टिसंस, या फिर ऑफरिंग कोलैटरल फ्री लोन एंड स्किल ट्रेनिंग, या फिर प्रमोटिंग टूरिज्म इन इंडिया, या फिर सपोर्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, या फिर नन ऑफ दीज। तो फटाफट आंसर करो, क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, क्या आंसर किया था, फटाफट से बता दो भाई, फटाफट से बता दो क्या आंसर किया था, क्योंकि आंसर आप बताते चलेंगे और इसके साथ ही हम डिस्कस करते चलेंगे, राइट आंसर की तरफ चलेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो राइट आंसर ये निकल कर आ रहा है, कोलेटरल फ्री लोन देने की बात की गई है और स्किल ट्रेनिंग देने की बात की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है डियर, इसे स्टार्ट कब किया गया भाई, घोषणा कब की गई थी, 17 सितंबर को डियर विश्वकर्मा पूजा होती है एवरी ईयर, है ना, सितंबर को। और विश्वकर्मा भगवान जिन्होंने सृष्टि में जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दिखते हैं, औजार दिखते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, इनकी पूजा होती है, क्योंकि इन्हीं से निर्माण होता है चीज़ों का, ऐसी जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, है ना, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, है ना, चेयर से लेके, टेबल से लेके और सुई से लेके जहाज़ तक, ये कोई ना कोई उसके पीछे इंजीनियर होता है, उनको समर्पित होता है ये दिन। तो भगवान होते हैं विश्वकर्मा भगवान, जिनकी यहाँ पे पूजा की जाती है, और यही सारे जो प्रोडक्ट होते हैं इनको बनाने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे आर्टिसंस हैं, उनके लिए ये विश्वकर्मा स्कीम शुरू की गई है, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला है हम 2 लाख तक का लोन देंगे, कोलैटरल फ्री लोन देंगे, स्किल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करेंगे, है ना, ऑफरिंग कोलैटरल फ्री लोन एंड स्किल ट्रेनिंग। तो ये डायरेक्टली आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन फाइनली देखिए आपके लिए आ गया, यह कहते हुए कि यह समय की मांग है विश्वकर्मा को मान्यता दी जाए और उसका समर्थन किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की 18 श्रेणियों में, डियर कितने यहाँ पर हैं, 18 कैटेगरीज यहाँ पर हैं, जो आपके साथ डिस्कस भी की थी हमने, 18 कैटेगरीज को यहाँ पर लिया गया है। संपार्श्विक यानी कोलैटरल फ्री लोन देने की बात की गई है, कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा और पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। इसका जो अनाउंसमेंट था वो मोदी जी ने ही किया था, और 17 सितंबर 2023, भाई 2023 कंफ्यूज मत होइएगा, दिस ईयर ही हुआ है, और ये सितंबर की न्यूज है, तभी ये आपके एसटी में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं भाई, मॉर्निंग सेशन में बिल्कुल कनेक्ट होना शुरू हो, जो 7 AM होता है, लाइव होता है, आप सीखेंगे, वहां आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत ही आप वहां पर इंजॉय भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मिलिए सुबह, हम लोग बहुत मिल के साथ में मस्ती करते हुए सेशन को देखेंगे, करेंगे, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, आफ्टर द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट आर शिफ्टेड टू द न्यू बिल्डिंग बाय व्हाट नेम विल द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस बी नोन। भाई संसद की कार्यवाही नए भवन में स्थानांतरित होने के बाद पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके साथ डिस्कस हुआ था मॉर्निंग सेशन में भी, है ना कहीं आपने बिल्कुल सुना होगा। तो बताइए फटाफट क्या आंसर किया है आपने इस क्वेश्चन का, कॉन्स्टिट्यूशन हाउस, लोकसभा सेक्रेटरिएट, या फिर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट बताएं क्या आंसर किया था आपने इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में, और फिर हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, ठीक है। तो बिल्कुल डिस्कशन आपका एवरी मंडे होता है डियर, बिल्कुल कनेक्ट हुआ करें डिस्कशन में, और ये जनरल अवेयरनेस का हो रहा है, इससे पहले अदर सब्जेक्ट क्वांट्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें, रीजनिंग की बात करें, सभी का डिस्कशन आपको देखने को मिलता है। जो भी एसटी होती है ऑफलाइन, ये इसलिए होती है जिससे आप अपनी स्पीड मेंटेन कर सकें, एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन तक पहुंच सकें, और अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ भी बढ़ सकें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज ऑनलाइन एसटी, जैसा आप अपने एसटी पोर्टल पर देते हैं, ब्रांच में, लैब में देते हैं, है ना, तो उस तरह से आप अपने आप को कनेक्ट फील कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी पर काम कर सकते हैं। एसटी देना और उसका एनालिसिस करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो चलते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है डियर कॉन्स्टिट्यूशन हाउस, ठीक है। क्या नाम बोल दिया गया पुराने संसद भवन को, कॉन्स्टिट्यूशन हाउस दिया गया, और ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही इसको नाम ये दिया गया। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या चीजें है भाई, बहुत ही डिटेल में यहाँ पर देखिए दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। नए संसद भवन को भारतीय संसद का नाम दिया गया। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि संसद भवन परिसर में मौजूदा संसद भवन में के पूर्व में दक्षिण में रायसीना रोड है, उत्तर में रेड क्रॉस रोड स्थित नए संसद भवन को संसद भवन के रूप में नामित किया जाएगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन को विदाई देने में पार्टी लाइनों से परे सांसदों का नेतृत्व किया, और 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दी गई है। यानी 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही कहां, नई बिल्डिंग में आ गई है। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी होगी, 19 सितंबर,
ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको एक्सप्लेनेशन से ये डेट मिली है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नई संसद की कार्यवाही जो है 19 सितंबर से कहां स्थानांतरित कर दी गई है, नए संसद भवन में स्थानांतरित कर दी गई है और कंटिन्यू चल रही है। ये तो आपको पता ही है, लेकिन डेट क्या थी ये शायद आपको नहीं पता रहा होगा, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अवध कॉमर्शियल बैंक वाज फाउंड इन। भाई अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी फटाफट बताओ। 1913, 1917, 1894, 1881 या फिर नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डायरेक्टली, है ना। डियर, अगर हम बात करें इंडिया में ओपन होने वाला सबसे पहला बैंक, इंडिया में ओपन होने वाला सबसे पहला बैंक कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं डियर, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। इंडिया में ओपन होने वाला सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। कब स्टैब्लिश हुआ था डियर, अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट की, तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1770 में, और क्लोज कब हुआ था 1832 में, फाइनली ये क्लोज हो गया था। इंडिया में सबसे ओपन होने वाला सबसे पहला बैंक, देखिए बहुत सारे पॉइंट आप ध्यान करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहला बैंक, इंडिया में ओपन होने वाला सबसे पहला बैंक था। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट इंडियन शेयर होल्डर बैंक, ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट इंडियन शेयर होल्डर बैंक। तो अगर कोई आपसे पूछे फर्स्ट इंडियन शेयर होल्डर बैंक, तो फर्स्ट इंडियन शेयर होल्डर बैंक में जो नाम निकल कर आएगा वो आएगा औध कॉमर्शियल बैंक का, औध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, यह इंडिया में ओपन होने वाला सबसे पहला फर्स्ट इंडियन शेयर होल्डर बैंक था। यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कैसे थे, इंडियन थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कैसे थे, इंडियन थे। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो ये डियर ओपन हुआ था, इसकी ब्रांच कहां ओपन की गई थी, कैलकाटा में। ब्रांच कहां ओपन की गई थी, कैलकाटा में। यूरोपियन मैनेजमेंट के द्वारा इसे ओपन किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद औध कॉमर्शियल बैंक फर्स्ट इंडियन शेयर होल्डर बैंक है डियर, है ना। कब स्टैब्लिश हुआ उसका बिल्कुल देखेंगे। अगर हम ब्रांच की बात करें तो सिंगल ब्रांच बेस था, और इसकी ब्रांच जो है ओपन की गई थी फैजाबाद में। ठीक है, कहां पर ओपन की गई थी, फैजाबाद में। ठीक है, सिंगल ब्रांच बेस था ये। और अगर बात करें फर्स्ट 100% इंडियन शेयर होल्डर बैंक कौन था, तो डियर देखिए तीनों में ही बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। इंडिया में ओपन होने वाला सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, फर्स्ट इंडियन शेयर होल्डर बैंक औध कॉमर्शियल बैंक, और फर्स्ट 100% इंडियन शेयर होल्डर बैंक, फर्स्ट 100% इंडियन शेयर होल्डर बैंक, फर्स्ट 100% इंडियन शेयर होल्डर बैंक। तो उस जगह पर नाम आएगा किसका, पंजाब नेशनल बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक। और ये पंजाब नेशनल बैंक जो सेटअप हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये डियर एस्टेब्लिश हुआ था 1894 में। और किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, बिल्कुल हम देखेंगे। और अभी भी पंजाब नेशनल बैंक 1894 में एस्टेब्लिश हुआ था। लाला लाजपत राय जी के द्वारा इसको पंजाब के लाहौर प्रांत में सेटअप किया गया था। प्रेजेंट टाइम इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और ये फर्स्ट 100% इंडियन शेयर होल्डर बैंक था। यानी अगर आपसे कोई पूछे स्वदेशी बैंक, तो स्वदेशी बैंक के रूप में भी पंजाब नेशनल बैंक को हम जानते हैं। और इसके साथ ही अगर पंजाब नेशनल बैंक ऑप्शन में नहीं मिलता, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हम स्वदेशी बैंक के रूप में भी जानते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1911 में सेटअप हुआ था। फर्स्ट 100% इंडियन शेयर होल्डर बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर इसको सेटअप किया गया था। ये सबसे पुराना ऐसा बैंक है जो अभी तक वर्क कर रहा है। और अगर ये पंजाब, अगर हम बात करें इलाहाबाद बैंक अगर मर्ज ना हुआ होता इंडियन बैंक में, तो हम इलाहाबाद बैंक को ऐसा टाइटल देते, क्योंकि इलाहाबाद बैंक अब मर्ज हो चुका है इंडियन बैंक में। तो सबसे पुराना बैंक जो है अभी भी काम कर रहा है वो है पंजाब नेशनल बैंक। 1894 में सेटअप हुआ था और अभी तक बिल्कुल वर्किंग में है। ठीक है, कंटिन्यू। और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है इन प्रेजेंट, है ना। फर्स्ट 100% इंडियन शेयर होल्डर बैंक था ये। फैजाबाद में ये ब्रांच ओपन की गई थी। क्वेश्चन में जो पूछा था वो अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना पूछी गई थी। तो ये अवध कॉमर्शियल बैंक जो सेटअप हुआ था 1881 में सेटअप हुआ था, है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 1881 में ये आया था। अच्छा, डिस्क्लोज कब हुआ, क्लोज कब हुआ था ये 1958 में। ठीक है, 1958 में ये क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। ब्रांच फैजाबाद में ओपन की गई थी, सिंगल ब्रांच बेस था। लेस देन 50% इंडियन शेयर होल्डिंग थी, लेस देन 50% इंडियन शेयर होल्डिंग थी। तभी तो हमने बोला इसको क्या, फर्स्ट इंडियन शेयर होल्डर बैंक। लेस देन 50% इंडियन शेयर होल्डिंग। और यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो भी इंडियन थे। कहां पर, अवध कॉमर्शियल बैंक में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला ये पहला बैंक था, इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। 1881 में सेटअप हुआ था, 1958 में क्लोज हो गया। फैजाबाद में ब्रांच ओपन हुई थी, सिंगल ब्रांच बेस था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में यूरोपियन मैनेजमेंट के द्वारा ओपन किया गया। और फर्स्ट 100% इंडियन शेयर बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इतने सारे पॉइंट आए हो, अब आप सभी बहुत ही आसानी से बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रहे।
ठीक है भाई, चलो चलते हैं इसी के साथ ही एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन आ गया भाई, अब चलो एक्सप्लेनेशन से पहले हम इसको रफ कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट हो गया ना सभी का, भैया ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए, आई होप ले लिया होगा आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट इज, तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन आ रहा है भाई, ऑथ कमर्शियल बैंक द फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लायबिलिटी मैनेजमेंट बाय इंडियंस वाज फाउंडेड इन 1881, वही पॉइंट यहां पर बताया गया है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच वाज द सेकंड बैंक इन इंडिया विद लिमिटेड लायबिलिटी, भारत में सीमित देनदारी वाला दूसरा बैंक कौन सा था भाई, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। तो दूसरा आपका कौन था, पंजाब नेशनल बैंक। देखो भाई बोला ना सीमित देनदारी, और दूसरा हमने आपको बताया फर्स्ट 100% इंडियन शेयर होल्डर बैंक कौन था, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भाई बैंकिंग इज ओवर 130 ईयर्स ओल्ड इन इंडिया, द फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस वाज ऑथ कमर्शियल बैंक फाउंड इन 1881, सब्सिक्वेंटली पंजाब नेशनल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो अभी सारी पॉइंट हम डिस्कस कर दिए, उसी से बिल्कुल आपका रिलेट करते हुए क्वेश्चन निकल कर आया जो हमने आपको फैक्ट डिस्कस किए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, पंजाब नेशनल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन, भाई एस्टैब्लिशमेंट अभी हमने आपको बताया और यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया गया, तो बिल्कुल बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या है इसका, फटाफट बताएं आप सभी। अभी डिस्कस हुआ है, 1894 आपका हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन फाइनली, तो पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली में स्थित एक भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी है जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी और लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई थी, है ना। चलो नेक्स्ट इज, किस आंदोलन ने वाणिज्यिक बैंकों के गठन को प्रोत्साहित किया भाई, स्वदेशी मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है, या फिर सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट है, या फिर नन ऑफ दीज है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, है ना, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, और हम लोग चलेंगे इसी के साथ ही आंसर की तरफ, देखेंगे राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलो ठीक है डियर, चलिए बिल्कुल सेशन लाइक करते चलिएगा, अगर पसंद आ रहा है आपको बिल्कुल लाइक करते चलिएगा, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दिएगा जिससे वो भी कनेक्ट हो सकें और देख सकें समझ सकें, ठीक है। चलो, तो राइट आंसर निकल कर आता है डियर स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट, किस आंदोलन ने वाणिज्यिक बैंकों के गठन को प्रोत्साहित किया था, तो वो स्वदेशी मूवमेंट था जिसने जो है क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। स्वदेशी मूवमेंट इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक, स्वदेशी आंदोलन ने कई वाणिज्यिक बैंकों के गठन को क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, When did the banking crisis in 1913 to 1917 end? 1913 से 1917 का बैंकिंग संकट कब समाप्त हुआ भाई, 1917 में, 1949 में, 1955 में, या 1959 में। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, क्या आंसर होने वाला है इसका, फटाफट से आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, क्या आंसर किया था आपने, तो राइट आंसर यहाँ पर डियर 1949 है, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट देखो आप सभी को पता है कब आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था। एक तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके साथ ही हम बात करें तो आरबीआई एक्ट कब आया, 1934, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1935, 1 अप्रैल 1935 में एस्टेब्लिश हुआ, और जो आरबीआई एक्ट आया था वो 1934 में आया था, ठीक है। चलो चलिए इसके साथ ही हम लोग देखें भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द बैंकिंग क्राइसिस ऑफ 1913 टू 1917 एंड द फेल्योर ऑफ 5 एडेड बैंक्स in various states during the decade in 1949 it underlined the need for the regulation and coordination of commercial banks। भाई 1913 से 17 में बैंकिंग संकट और 1949 में समाप्त दशक के दौरान विभिन्न राज्यों में 588 बैंकों की विफलता निकल कर आई थी डियर। इसने वाणिज्यिक बैंकों के विनिमय और समन्वयन की आवश्यकता को रेखांकित किया था, इसी वजह से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमारा 1949 में निकल कर आया। आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट पहले ही हो चुका था, सेंट्रल बैंक निकल कर आ चुका था, आरबीआई एक्ट 1934 आया और इसी के रिकमेंडेशन पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन उस टाइम पे ये आरबीआई जो सेटअप हुआ था ये कैसा था, प्राइवेट शेयर होल्डर था, है ना, कैसा था भाई, प्राइवेट शेयर होल्डर था, प्राइवेट शेयर होल्डर था, है ना। इनिशियल कैपिटल आरबीआई की कितनी थी, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 5 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ इसको सेटअप किया गया था। ब्रांच कहाँ सेटअप हुई थी, ब्रांच ईयर 1 अप्रैल 1935 को जो सेटअप होती है कलकत्ता में ब्रांच ओपन हुई थी, है ना, कलकत्ता में ओपन हुई। फिर परमानेंटली ये 1937 में ट्रांसफर होकर कहाँ आ गई, मुंबई, और तब से लेकर आज तक आपको पता ही है जो हमारा आरबीआई का हेड ऑफिस है वो कहाँ है, मुंबई में है हेडक्वार्टर, ठीक है। परमानेंटली यहाँ आ गया, इनिशियल स्टेज में कलकत्ता में ओपन हुआ था। फिर आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट तो हो गया था 1935 में, प्राइवेट शेयर होल्डर था, 5 करोड़ की इनिशियल कैपिटल थी, है ना, 5 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ इसने वर्क करना शुरू किया था, इनिशियल कैपिटल। फिर आरबीआई जो नेशनलाइज हुआ, है ना, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ था,
नेशनलाइज जब हुआ आरबीआई, तो आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ? तो आरबीआई नेशनलाइज हुआ था भाई, बताओ भाई, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई क्या हो गया था? नेशनलाइज हो गया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 1 जनवरी 1949 को क्या हो गया था? नेशनलाइज हो गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना समझ पा रहे होंगे आप। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, इन विच ईयर वाज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड। भाई देखिए क्वेश्चन बिल्कुल जैसे जैसे हम आपको लिंक बताते जा रहे हैं उसी तरह से क्वेश्चन ओपन अप होते जा रहे हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1949, 1955, 1959 या फिर 1969? ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1949। ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 1949। बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1949 में किया गया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अभी हमने आपके साथ डिस्कस ही किया है ना। तो सेम एज वेल एज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन फाइनली यहाँ पे दिया, द फेल्योर ऑफ 5 एडेड बैंक्स in various states during 1913 to 1917 emphasized the need for the regulation and coordination of commercial banks, and thus banking regulation act was passed in 1949। ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दैट इज, तो चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आप सभी करेंगे फटाफट से। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है 1955। 1959 में ये क्या हो गया था? 55 में क्या हो गया था? नेशनलाइज हुआ और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो डियर राज्यसभा में अप्रूवल आया था 1 जुलाई 1955 को, तो यही वो बैंक था 1 जुलाई 1955 जिसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसे कन्वर्ट कर दिया गया था। आजाद भारत में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से पहचाना गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसने आजाद भारत में सांस ली थी। ठीक है, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कोई और नहीं, वही प्रेसिडेंसी बैंक थे जो अंग्रेजों के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे। प्रेसिडेंसी बैंक 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में क्या हो गए थे? कन्वर्ट हो गए थे। और 1 जुलाई 1955 को यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई और नहीं, वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कोई और नहीं, वही प्रेसिडेंसी बैंक है। और प्रेसिडेंसी बैंक कितने थे? 3 थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, चलो चलते नेक्स्ट इज सेम एज वेल एज आपका देखिए दिया हुआ, द लार्जेस्ट बैंक वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन 1955। ठीक है, और हाँ एक और चीज, आरबीआई से पहले इंडिया में सेंट्रल बैंक के रूप में कौन काम करता था? तो वो भी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही था। आरबीआई से पहले इंडिया में सेंट्रल बैंक के रूप में काम करने वाला बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही था। ठीक है, बिफोर आरबीआई, आरबीआई से पहले, बिफोर आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट, बिफोर आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट एज अ सेंट्रल बैंक, एज अ सेंट्रल बैंक। ठीक है डियर, आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा, आप सभी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 1955। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिंग्स हैज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास रिसीव्ड इन ग्लोबल फाइनेंसेस सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट कार्ड 2023। ग्लोबल फाइनेंस के सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को निम्नलिखित में से कौन सी रेटिंग प्राप्त हुई है भाई? ए, बी, सी, डी या फिर एफ? ठीक है, तो फटाफट आप सभी आंसर करेंगे। हम बात कर रहे हैं शक्तिकांत दास जी की। मिस्टर शक्तिकांत दास जी अगर हम बात करें आरबीआई के गवर्नर है डियर, आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर है? 25th गवर्नर है ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 25th गवर्नर, 25th गवर्नर शक्तिकांत दास जी। ठीक है, और गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स डियर कार्यकाल कितना होता है? तो टेन्योर होता है आपका 3 इयर्स का। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा टेन्योर कितना होता है? 3 इयर्स। इसके साथ ही आरबीआई के टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स की हम बात कर लें। आरबीआई के टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स कितने हैं? टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स, तो आरबीआई के जो टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं वो कितने हैं डियर? 21 है। 5 आपके ऑफिशियल हैं, 16 नॉन ऑफिशियल हैं। 5 जो ऑफिशियल हैं, 5 ऑफिशियल्स हैं
और 16 नॉन ऑफिशियल्स हैं। 5 जो डियर ऑफिशियल्स हैं आपके, ये भाई कौन है? इसमें 5 ऑफिशियल्स में एक गवर्नर साहब होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 5। और 16 जो हैं, इनमें से 4 मेंबर्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? लोकल बोर्ड को या फिर जोनल ऑफिसेस को, है ना। लोकल बोर्ड या जोनल ऑफिसेस, हम दोनों में से कोई भी यूज करते हैं टर्म। और 2 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को 2 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। और 10 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो टोटल ये 21 मेंबर्स होते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कई बार डायरेक्टली इंटरव्यूज में और एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। तो चलिए, रेटिंग की बात की हमने, बताइए क्या आंसर आपने किया था। राइट आंसर है डियर ऑप्शन ए। ठीक है, तो कौन सी रेटिंग प्राप्त की गई है? 1 ऑप्शन ए। ठीक है, तो फटाफट बिल्कुल इतना नोट कर लिया होगा आपने, या फिर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट से, है ना। फिर हम लोग इसके साथ आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, डन है इतना। चलो, एक्सप्लेनेशन इस तरह से आएगा, तो इससे पहले हमें इरेज करना होगा, तो बिल्कुल फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया अभी तक। ठीक है, डन है। चलो, तो हटा देता हूं मैं इसको। चलिए चलते हैं, एक्सप्लेनेशन आ गया भाई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को ग्लोबल फाइनेंस के सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड में 2023 में ए रेटिंग दी गई है। कौन सी रेटिंग दी गई है? ए रेटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हैज द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रीच्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अगस्त 2023। अगस्त 2023 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पहली बार किस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर पहुंचा है भाई? बहुत अच्छा, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, करंट से है। अगस्त 2023 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पहली बार किस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर पहुंचा है? बताएंगे आप सभी। ठीक है, व्हाट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हैज द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रीच्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अगस्त 2023। ऑप्शन है आपके, क्रॉसिंग 1 बिलियन ट्रांजैक्शन इन अ मंथ, क्रॉसिंग 1 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन इन अ मंथ, क्रॉसिंग 10 बिलियन ट्रांजैक्शन इन अ मंथ, क्रॉसिंग 100 बिलियन ट्रांजैक्शन इन अ मंथ, क्रॉसिंग 1 मिलियन ट्रांजैक्शन इन अ मंथ। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में? फटाफट से बता दो भैया। ठीक है, फटाफट से बता दो। तो चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है भैया। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है डियर, क्रॉसिंग 10 बिलियन ट्रांजेक्शन इन अ मंथ। 10 बिलियन ट्रांजेक्शन का जो यहाँ पर टारगेट है, टारगेट क्या मतलब, ये हमने जो माइलस्टोन है ये खड़ा किया है। 10 बिलियन ट्रांजेक्शन हमने इन अ मंथ क्या किया है? क्रॉस किया है। 10 बिलियन, हमेशा ध्यान रखिएगा, 10 बिलियन ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन इन अगस्त मंथ में, अगस्त मंथ में हमने इसे क्रॉस किया है। ठीक है, चलो 10 बिलियन। चलिए देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हैज क्रॉस द मार्क ऑफ द 10 बिलियन ट्रांजैक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023। तो अगस्त 2023 में ये हमने क्रॉस किया है। बिल्कुल आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना होगा, है ना। 10 अरब डॉलर। ठीक है, 10 बिलियन ट्रांजेक्शन, डॉलर नहीं है डियर, 10 बिलियन केवल ध्यान रखना है आपको, है ना, डॉलर नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच 2 इंस्टीट्यूशंस are involved in the strategic partnership with HSBC India to drive innovation in the field of green hydrogen। हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए HSBC इंडिया के साथ रणनीतिक साझेदारी में कौन से 2 संस्थान शामिल है भाई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एंड टाटा पावर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एंड अडानी ग्रीन एनर्जी, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एंड शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन SSEF है, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद एंड रिलायंस इंडस्ट्री है, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर एंड सुजलॉन एनर्जी है। फटाफट आंसर करो आप सभी, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या आंसर किया था आपने, बताएं भाई। हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए HSBC इंडिया के साथ रणनीतिक साझेदारी में कौन से 2 संस्थान शामिल हैं? फटाफट से बता दो, करंट का क्वेश्चन है, आपके साथ डिस्कस भी हुआ है मॉर्निंग सेशन में, है ना। तो फटाफट बताओ, लेकिन हाँ थोड़ा सा सितंबर का है ये, है ना, तो फटाफट बताइए भाई। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है डियर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड शक्ति
सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, ठीक है। तो देखो इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, ठीक है, IITB एंड शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, ठीक है, SSEF, IITB और SSEF, ठीक है। तो हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, है ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। डेराइव इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को? आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली आ रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एंड शक्ति। एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, डायरेक्टली बस नेम दिया गया, राइट आंसर दिया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु कोलैबोरेटेड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन रिव्यूइंग द गाइडलाइंस फॉर IDF एंड NBFC। IDF NBFC के लिए दिशा निर्देशों की समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किसने सहयोग किया है भाई? वर्ल्ड बैंक ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? फटाफट आंसर करो भाई। IDF NBFC के लिए दिशा निर्देशों की समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किसने सहयोग किया है ना? किसने सहयोग किया है, फटाफट बताइए। तो राइट आंसर आपने क्या किया था, हम लोग देखते हैं भाई। राइट आंसर यहाँ पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है डियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। IDF और NBFC, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहे हैं भाई। देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस अपडेट गाइडलाइंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो IDF जो है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म IDF का इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, infrastructure debt fund, non-banking financial companies. These revision aim to enhance the role of IDF and NBFCs in financing the infrastructure sector to align the regulation governing infrastructure sector financing by non-banking financial companies. भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए आदतन दिशा निर्देश पेश किए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य बुनियादी ढांचा क्षेत्र में वित्त पोषण में IDF NBFC की भूमिका को बढ़ावा देना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र में वित्त पोषण को नियंत्रित करने वाले नियमों को संरेखित करता है। डियर, गाइडलाइंस, रूल एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो किया है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, अपडेट गाइडलाइंस लेकर आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको पता ही है, हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी फाइनली आप देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, एक्सिस बैंक हैज पार्टनर्ड विद RBI इनोवेशन हब फॉर व्हाट पर्पस? एक्सिस बैंक ने किस उद्देश्य से RBI इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? और देखो RBI इनोवेशन हब की बात हो रही है, यानी RBIH जो कि RBI की क्या है, सब्सिडरी है भाई। ये अभी अप्रॉक्स हो चुका है कुछ टाइम, ये नई सब्सिडरी RBI की निकल कर आई और फिफ्थ सब्सिडरी है RBI की, ठीक है। 5वें नंबर की सब्सिडरी है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है। तो एक्सिस बैंक ने किस उद्देश्य से RBI इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है भाई? डिजिटाइज टू डेवलप स्टेट ऑफ द आर्ट बैंकिंग सर्विसेज, या फिर टू इंप्रूव रेलवे सर्विसेज, या फिर फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, या फॉर स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज, या फिर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। फटाफट आंसर करो आप सभी, फटाफट से आंसर करो आप सभी, ठीक है। क्या आंसर होने वाला है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो चलते हैं भैया आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है भैया। राइट आंसर आपका देखो निकल कर आ रहा है क्या, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा डिजिटाइज टू डेवलप स्टेट ऑफ द आर्ट बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है भाई। डिजिटाइज करना, डेवलप करना स्टेट ऑफ द आर्ट बैंकिंग सर्विसेज को, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, डिजिटाइज करना भाई। इनोवेशन हब है ना, निर्माण करेगा, इनोवेशन इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएगा, डिजिटाइज करेगा, डेवलप स्टेट ऑफ द आर्ट बैंकिंग सर्विसेज को, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हैं भाई। एक्सिस बैंक ने अत्याधुनिक बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए RBI इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है, जो RBI की क्या है, सब्सिडरी है भाई, है ना, सब्सिडरी है, सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, सब्सिडरीज में से फिफ्थ नंबर की सब्सिडरी है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट इज विच टू ओवर द टॉप
OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म हैव बीन मर्ज्ड विद बाय वायकॉम 18 रिसेंटली। हाल ही में वायकॉम द्वारा किन दो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का विलय कर दिया गया है? तो विलय भैया किसका किसका हुआ है आपको बताना है। जियो सिनेमा एंड वूट का, नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम वीडियो का, या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार MX प्लेयर का, या फिर JE5 एंड सोनी लाइव का, या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट बताओ क्या आंसर किया था आपने अपने ST में, फटाफट बताएंगे आपने ST में क्या आंसर किया था। और भाई जो भी सेशन सुन रहे हो ST जरूर दिया करो, है ना, ठीक है। और ST देते हैं तो बिल्कुल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, एनालिसिस नहीं करेंगे तो ST देने का कोई मतलब नहीं है। आपने जो ST दी है उसमें क्या राइट है क्या रॉन्ग है आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है जियो सिनेमा और वोट का, ठीक है भाई। विलय हुआ है, मर्जर हुआ है वायकॉम, जियो सिनेमा एंड वोट का, ठीक है, मर्ज बाय वायकॉम रिसेंटली। वायकॉम में जियो सिनेमा एंड वोट दोनों ही क्या हो गए, मर्ज हो गए। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है भाई। वायकॉम 18 a leading player in the Indian media and entertainment industry has made significant progress in the merger of its two over the top प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा एंड वूट। भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में अग्रणी कंपनी वायकॉम 18 ने अपने ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा और वोट के लिए विलय में महत्वपूर्ण प्रगति की है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ होल टाइम मेंबर इन सेबी। सेबी ने पूर्णकालिक सदस्य का क्या महत्व है, सेबी में पूर्णकालिक सदस्य का क्या महत्व है, फटाफट बताएंगे भाई। ऑप्शंस आपके दिए हुए, दे हैंडल एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशंस, दे रिप्रेजेंट सेबी इन इंटरनेशनल फोरम, they oversees the overall functioning of SEBI's regional offices, they participate in policy decision and regulatory activities, they lead SEBI's research and development initiatives। ठीक है, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का क्या महत्व है। सेबी की बात करें यार, आप सभी जानते हो सेबी एक रेगुलेटिंग बॉडी है। सेबी रेगुलेट किसे करता है भाई, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने वर्क करना 1988 से शुरू कर दिया था, लेकिन जो सेबी एक्ट आया वो ध्यान रखना यार एक्सेप्शनल केस है। पहले एक्ट आता है बाद में वर्किंग शुरू होती है, लेकिन सेबी एक ऐसा है जो एक्ट आया है 1992 में, यानी एक्ट बाद में आया लेकिन वर्क करना इसने शुरू कर दिया था विदाउट एक्ट, ठीक है। और जो भी बॉडी किसी एक्ट के थ्रू आती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी डियर बोलते हैं। तो सेबी कैसी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, और 1988 से वर्क करना शुरू कर दिया था, एग्जिस्टेंस में आ गया था 1990 से और अच्छे से वर्क करना शुरू कर दिया, और 1992 में सेबी एक्ट आया था। तो सेबी में पूर्णकालिक सदस्य का क्या महत्व है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो दे हैंडल एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशंस, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो आंसर की तरफ चले, आंसर है यहाँ पर दे पार्टिसिपेट इन पॉलिसी डिसीजन एंड रेगुलेटरी एक्टिविटीज। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा डियर, ठीक है। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, और अगर हम बात करें किसकी, मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट का जो रेगुलेटर है वो कौन है भैया, बता दो फटाफट से। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, RBI। मनी मार्केट किसे बोलते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर लेस देन 1 ईयर, यानी जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1 साल के कम के लिए होती हैं वो मनी मार्केट का पार्ट होती हैं, जो 1 ईयर से ज्यादा के लिए होती है, मोर देन 1 ईयर, वो आपकी कैपिटल मार्केट का पार्ट होती है। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। दैट इज, देखिए एक्सप्लेनेशन ने पूरा ही आपके ऑप्शंस को भी फुलफिल कर लिया है, यानी ढक लिया है, कोई बात नहीं, हम देख चुके हैं। देख लेते हैं यहाँ पर, होल टाइम मेंबर इन सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लाइज इन देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी डिसीजंस हो या फिर रेगुलेटरी एक्टिविटीज हो रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड, तो वो सारा देखता है। होल टाइम मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग द फॉर्मुलेशन एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस पॉलिसीज दैट गवर्न वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। ये बहुत ही एस्पेक्ट्स को आपका देखते हुए चलते हैं, यानी जो होल टाइम मेंबर्स होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मुलेशन ऑफ रेगुलेशन गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज, ठीक है, दैट गवर्न वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, क्लियर है इतना, बिल्कुल। आई होप बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो फटाफट से ले लीजिए, जिससे आपके पास ये फैक्ट वगैरह आसानी से आपके पास अवेलेबल हो जाए, है ना। तो फटाफट से भाई ले लो। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट है, किस देश ने शरिया आधारित वित्त की खोज के उद्देश्य से पहला इस्लामिक बैंक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है भाई। Which country has launched the first Islamic banking pilot program aimed at exploring Sharia based finance?
बहुत ही अच्छा आइडिया। इस्लामिक बैंक हमने आपके साथ कई बार डिस्कस किया। इस्लामिक बैंक का मतलब होता है ये कुछ सरिया कानून पर आधारित होते हैं, है ना, यानी इस्लामिक जो सरिया कानून है उसको फॉलो करते हुए ये बैंक वर्क करते हैं, इसीलिए वजह से इनको इस्लामिक बैंकिंग बोलते हैं। और कौन सा देश है, अभी करंट में था बिल्कुल न्यूज़ में, इसी वजह से क्वेश्चन बना है यहाँ पर, कौन सा देश है जिसने बैंकिंग पायलट प्रोग्राम यहाँ पर क्या किया है, शुरू किया है एक्सप्लोरिंग सरिया बेस्ड फाइनेंस के लिए? रशिया है, सऊदी अरेबिया है, मलेशिया है, या फिर टर्की है, या फिर नन ऑफ दीज है? फटाफट से आप सभी बताएंगे। इस्लामिक बैंकिंग के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे सरिया में बोला गया है कि भाई बहुत ज़्यादा एक चीज़ बोली गई है हराम, आपने सुना होगा। हराम मतलब होता है कि भाई गलत तरीके से पैसे की अर्निंग करना, तो वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रखता है। बहुत सारे इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट रेट ऑन इंटरेस्ट ये नहीं लगाता है बैंक, एक चीज़ों को बिल्कुल दायरे में लेकर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सरिया कानून पर आधारित ये बैंक है इस्लामिक बैंकिंग। तो ये किस देश ने शुरू किया, फटाफट बताइए, आपने आंसर क्या किया था? राइट आंसर डियर निकल कर आ रहा है रशिया, बिल्कुल न्यूज़ में था, हमने आपके साथ करंट में भी डिस्कस भी किया था डेली सेशन में, मॉर्निंग सेशन जो होता है ना, आपको बताया ही, मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन। तो रशिया आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है भाई। एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली बताया गया, रूस ने रशिया आधारित वित्त का पहला पता लगाने के लिए 1 सितंबर से अपना पहला इस्लामिक बैंक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। किस डेट से किया है, तो डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 1 सितंबर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आई होप स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से आप ले लीजिए, जिससे आप ध्यान रख पाएं, ठीक है। रशिया क्वेश्चन आपका एग्जाम एसटी में भी आपको देखने को मिला, ऑफलाइन एसटी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज, आरबीआई ने किस बैंक को केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के सहयोग से आधिकारिक पेंशन संवितरण बैंक बनाने के लिए अधिकृत किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक है, बंधन बैंक है, या फिर एचडीएफसी बैंक, या नॉन ऑफ दीज है? फटाफट आंसर करो भाई। विच बैंक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू बी the official pension disbursement bank in collaboration with the Central Pension Accounting Office CPAO? आरबीआई ने किस बैंक को केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के सहयोग से आधिकारिक पेंशन संवितरण बैंक बनने के लिए अधिकृत किया है? फटाफट बताएं क्या आंसर किया था आपने अपना इस क्वेश्चन का एसटी में, तो फटाफट से बताएं आंसर क्या है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, है ना। सीएपीओ का फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है भाई, इस तरह के एब्रिविएशन डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बनते हैं। सीएपीओ, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस, ठीक है। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है बंधन बैंक, आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, बंधन बैंक, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बात बोली गई है। दैट इज, बंधन बैंक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय आरबीआई, आरबीआई ने ऑथराइज किया ऑफिशियल पेंशन डिसबर्समेंट के लिए, बैंकिंग इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस। दिस इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एज इट विल अलाउ बंधन बैंक टू रीच आउट अ वाइडर रेंज कस्टमर्स। टू द पॉइंट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, बंधन बैंक ये कर रहा है ना। सेम स्लाइड आपकी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि यह बंधन बैंक के ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने में और उन्हें सुविधाजनक कुशल पेंशन संवितरण सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देगा, ठीक है। तो आधिकारिक पेंशन संवितरण बैंक बनने के लिए अधिकृत किया गया है ना। कैसी बैंक बनने के लिए अधिकृत किया गया है? कोलैबोरेशन विद सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस, ठीक है, ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू ऑफिशियल पेंशन डिसबर्समेंट बैंक। तो ये पॉइंट आपको इतना ध्यान रखना होगा, ठीक है, इतना पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा डियर, ठीक है। ऑफिशियल पेंशन डिसबर्समेंट बैंक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने अंडरलाइन किया बॉक्स में बंद किया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हो, फटाफट से ले लो जिसके आपके पास ये पॉइंट रहे, ठीक है। चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द रेगुलेटरी बॉडी दैट ग्रांटेड अप्रूवल फॉर पीआर शेषाद्री अपॉइंटमेंट एज एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक? कौन सी नियामक संस्था है जिसने साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में क्या किया है, पीआर शेषाद्री की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? पीआर शेषाद्री की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। कौन है जिसने ये मंजूरी दी है? नियामक संस्था है कौन सी? सेबी है, आरबीआई है, इरडाई है, नाबार्ड है, ट्राई है। भाई बहुत सारे ऑप्शंस आपके दिए हुए, फटाफट से आंसर बताएंगे आप। और ये इसके साथ ही मैं कुछ फैक्ट आपके साथ डिस्कस करता चलूं अगर, तो देखो भाई सबसे पहले आ रहा है सेबी। सेबी की अगर हम बात करें तो अभी आपके साथ हम डिस्कस करके आए, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, ठीक है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये मनी मार्केट का रेगुलेटर है, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। इसके साथ ही हम बात करें किसकी बात हो रही है, इरडाई की, इरडाई इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है।
इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना। नाबार्ड की बात करें तो ये डेवलपमेंट बैंक है, एग्रीकल्चर की फील्ड में डेवलपमेंट बैंक है। डेवलपमेंट बैंक या स्पेशलाइज्ड बैंक भी बोल सकते हैं, नॉन कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आएगा। ट्राई की बात करें तो ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का रेगुलेटर है, टेलीकॉम इंडस्ट्री का रेगुलेटर है। तो चलिए फटाफट से बताइए क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में। तो पीआर शेषाद्री की नियुक्ति को मंजूरी किसने दी है भैया? इरडाई ने दी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, है ना, जिसने साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में पीआर शेषाद्री की नियुक्ति को मंजूरी दी है। डियर मैं देखो आपको बता दूं ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है, ये आंसर रॉन्ग है बिल्कुल। आरबीआई आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पे एसटी में भी रॉन्ग आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा। आरबीआई ये देगा, साउथ इंडियन बैंक की बात हो रही है ना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड होगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज राइट, ऑप्शन सेकंड यानी आरबीआई, ऑप्शन 2 यानी आरबीआई इज राइट, राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, ठीक है, ठीक है। चलिए आरबीआई राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आरबीआई राइट आंसर होगा, यहाँ पर रॉन्ग आंसर मेंशन है। चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन बिल्कुल दिया हुआ है, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, है ना। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड आरबीआई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये आ गया एक्सप्लेनेशन आपका। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट पीआर शेषाद्री, देखिए वही आपका दिया हुआ है किसमें, एक्सप्लेनेशन में, लेकिन यहाँ पर देखिए रॉन्ग आंसर आपका मेंशन है, तो ऑप्शन सेकंड राइट होगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, आंसर सेकंड, ठीक है, मैं देखते ही समझ गया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट पीआर शेषाद्री एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द केरला बेस्ड साउथ इंडियन बैंक, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, who was recently developed a नभमित्रा डिवाइस फॉर द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन। भाई हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण किसने विकसित किया है? हिंदुस्तान, एचएएल, इसरो, डीआरडीओ, भेल, आईआईटी कानपुर। फटाफट से आंसर करते चलेंगे आप सभी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, डेवलपमेंट, डीआरडीओ फुल फॉर्म सभी के बताएंगे फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, आईआईटी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ठीक है। चलो चलते हैं राइट आंसर। हाल ही मछुआरों के लिए नभमित्र उपकरण किसने विकसित किया है? तो वो इसरो ने किया है, बिल्कुल राइट आंसर आपका इसरो हो जाएगा डियर, ठीक है, इसरो ने किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो आपका राइट आंसर होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। नभमित्र इज अ डिवाइस डेवलप्ड बाय इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद फॉर द सेफ्टी ऑफ द फिशरमैन, सेफ्टी ऑफ द फिशरमैन की सेफ्टी के लिए इसको लॉन्च किया गया, जिससे कोई भी अगर कोई तूफान आने वाला है या कुछ साइक्लोन या ऐसी कोई गतिविधियां हैं तो उसके बारे में पहले से ये नभमित्र क्या कर देगा, जो है पहले से अवेयर कर देगा, पहले से जागरूक कर देगा। तो फाइनली इससे फिशरमैन मछुआरों को क्या किया जा सकता है, पहले से सूचित किया जा सकता है और सिक्योरिटी की सुरक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। तो राइट आंसर आपका इसरो हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड माइक्रोप्लास्टिक इन क्लाउड फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई फर्स्ट टाइम है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? ब्रिटेन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इंडिया है, चाइना है या फिर जापान है? आर्ट एंड कल्चर नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये न्यूज आपकी निकल कर आ रही है, तो फटाफट से बताएं क्या आंसर होने वाला है, आपने क्या आंसर किया था अपनी एसटी में। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है भाई, है ना, तो फटाफट आंसर करेंगे। Recently, scientists of which country has discovered microplastic in clouds for the first time? तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका जापान है डियर, ऑप्शन फिफ्थ आपका राइट हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या पॉइंट है भाई। जापानीज रिसर्चर्स फाउंड माइक्रोप्लास्टिक इन क्लाउड एट द टॉप माउंटेन फुजी। माउंटेन का नाम भी आपको ध्यान रखना होगा डियर, माउंट फुजी के शीर्ष पर, 1 सेकेंड, माउंट फुजी, ठीक है, ये रहा माउंट फुजी एंड एल्सवेयर Tokyo outdoor observation conducted by Japanese researchers have for the first time found the microplastic whose impact on ocean ecosystem has become a concern also exist in clouds। भाई माउंट फुजी के शीर्ष पर अन्य जगहों पर बादलों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। जापानी शोधकर्ताओं में किए गए टोक्यो आउटडोर अवलोकन में पहली बार पाया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक जिसका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव चिंता का विषय बन गया है, बादलों में भी मौजूद है। अब बताइए बादलों में भी मौजूद है डियर, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ये, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर जापान है, आपको ध्यान रखना है। आर्ट एंड कल्चर नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज बनेगी उसमें,
है ना। पहली बार बाद में माइक्रोप्लास्टिक की खोज करने वाला जो देश है वो कौन है, जापान है। और माउंट, आप ध्यान रखेंगे माउंट फुजी की बात हो रही है, जापानी शोधकर्ताओं ने यहाँ पे शीर्ष पर ये माइक्रोप्लास्टिक जो है पाया है। ठीक है, तो डियर ये आपका राइट आंसर ऑप्शन 5 हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ही आई होप आपने बहुत ही अच्छी तरह से एसटी की डिस्कशन को एंजॉय किया होगा, है ना। और बिल्कुल अगर आपने एंजॉय किया तो फटाफट से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। और आप पहली बार सेशन में जुड़े हैं तो बिल्कुल फटाफट से महंद्राज ऑफिशियल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर दें। एवरी मंडे डिस्कशन होता है, अपनी ब्रांच में ऑफलाइन एसटी देना बिल्कुल जारी रखें। अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एनालिसिस करना और उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्या गलत क्वेश्चन रहे, कौन से रॉन्ग हुए, कौन से राइट हुए, और जो गलत हुए उनमें क्या गलती हुई है वो देखना, है ना। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी मंडे कनेक्ट हुआ करें। और मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में भी कनेक्ट हुआ करें जो 7 AM लाइव होती है। ठीक है, डेली कनेक्ट होंगे तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा एसटी में भी एंड अदर भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट मंडे डिस्कशन में। और मॉर्निंग 7 AM तो मिलते ही करंट अफेयर में। ठीक है डियर, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।